अमीर बहू का कुएं के अंदर 150 कमरे का बेघर ससुराल। यजमान, वधू को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। माहेश्वरी, शिवानी को लेकर आओ। जी, मैं अभी शिवानी को लेकर आती हूँ। शिवानी की शादी का मंडप सजा होता है और माहेश्वरी शिवानी को लेने कमरे में आती है जहाँ शिवानी कमरे में नहीं होती है। अरे मैंने तो शिवानी को दुल्हन की जोड़ी में तैयार करके यहीं बिठाया था, कहाँ गई? माहेश्वरी की नजर बालकनी पर बंधी रस्सी पर पड़ती है जो नीचे की तरफ जा रही होती है। माहेश्वरी तुरंत शिव कुमार को फोन पर कमरे में बुलाती है। साथ ही शिवानी के मामा शंकर और चाचा महेश भी कमरे में आते हैं। शिवानी शादी छोड़कर भाग गई। मैं उसे तैयार करके यहीं बैठा कर गई थी और वो बालकनी से भाग गई। क्या शिवानी बेटी बालकनी से भाग गई? हे भगवान, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी। बाहर मंडप सजा हुआ है, सभी इसका इंतजार कर रहे हैं, हम मैं क्या करूं? जीजा जी, आप घबराइए मत, आप मेहमानों को संभालिए, हम अभी शिवानी बेटी को लेकर आते हैं। इतना कहकर शंकर और महेश तेजी से अपने गुंडों के साथ शिवानी को ढूंढने निकलते हैं और दुल्हन के जोड़े में भागती हुई शिवानी एक पहाड़ की तरफ जाती हुई उन्हें दिखती है। शिवानी बेटी रुक जाओ, कहाँ भाग रही है तू? हे भगवान, इन्हें इतनी जल्दी पता कैसे चल गया? ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। शिवानी और तेज भागने लगती है। वहीं महेश और शंकर भी शिवानी को आवाज देते हुए अपने गुंडों के साथ पीछा करने लगते हैं। शिवानी उनकी आंखों से ओझल होकर एक पहाड़ पर पहुंचती है। विश्वास ने मुझे यहीं आने के लिए कहा था, अभी तक वो यहाँ आया नहीं है या फिर आकर चला गया। शिवानी यही सब सोच रही होती है, तभी उसके पायलों की आवाज सुनकर शंकर और महेश अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये लोग यहाँ भी आ गए। रुक जा बेटी, अपने पिता की नाक कटवा कर कहाँ भाग रही है तू? अरे रुक जा। मामा, चाचा, आप लोग चले जाइए। आप लोग ये शादी मेरी मर्जी के बिना करवा रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। शिवानी भागने की कोशिश करती है, तभी अचानक पहाड़ से लड़खड़ाती हुई शिवानी खाई में गिरने लगती है और महेश और शंकर की आंखों से ओझल हो जाती है। अरे ये लड़की गायब कहाँ हो गई? इन ऊंचे नीचे पहाड़ों की वजह से वो हमारी आंखों से बच गई। कोई बात नहीं, नीचे गहरी खाई और खतरनाक जंगल है। शिवानी अपने आशिक से यहीं मिलने वाली है, हम यहीं उसका इंतजार करेंगे। शंकर और महेश अपने आदमियों के साथ शिवानी को खोजने दूसरी तरफ चले जाते हैं। वहीं पहाड़ से लुढ़कते हुए शिवानी एक खाई में आती है जहां शिवानी के सामने कई सालों पुराना किसी राजा के द्वारा बनाया गया कुएं के अंदर 150 कमरे वाला घर होता है। घर के बीचों बीच एक कुआं होता है। सभी दीवारें पुरानी पर काफी मजबूत होती हैं और दीवारों में दरवाजे होते हैं और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर निचली मंजिल से चौथी मंजिल तक जाने वाली बिना घेरे की सीढ़ियां होती हैं। 1 2 3 4 इतने सारे कमरे, ये तो पूरे 150 कमरे हैं। पर कुएं के अंदर 150 कमरे का घर किसने बनवाया है? अगर मैं इसमें छुप जाऊं तो मेरे मामा और चाचा मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इतना कहकर दुल्हन के जोड़े और गहनों से लदी शिवानी अपने पायलों की छम छम करते हुए कुएं की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल में आती है और एक कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी पहली, तीसरी और चौथी मंजिल के कमरों से फटे पुराने कपड़ों में रामलाल, शारदा, प्रीति, राघव, नीलम, पिंकी और अरुण बाहर निकलते हैं। मम्मी मम्मी, आवाज कैसी थी? ये आवाज तो पायल की थी। पर इस कुएं के अंदर 150 कमरे वाले घर में पायल किसने पहनी है? क्यों नीलम बहू, तुमने पायल पहनी है क्या? नहीं पापा जी, हम तो बेघर हैं और इस कुएं के अंदर 150 कमरे वाले घर को ही मैंने अपना ससुराल बनाया है। मेरे पास कहाँ पायल है? अरे ऐसा तो नहीं कि कोई हमारी तरह बेघर होकर इस कुएं के अंदर 150 कमरे के अंदर रहने आया हो और इस कुएं में डूबकर मर गया हो, उसी की पायलों की आवाज हो। मुझे बड़ा डर लग रहा है। मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे ऐसा मत बोलो ना, मुझे भी डर लगता है। हाँ मम्मी, दादी क्या कह रही है? मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। कैसी बातें कर रही हो आप लोग? बच्ची डर रही है और आज के जमाने में आप लोग भूत प्रेत की बातें मानते हैं। हमने कुछ गलत सुना है? हाँ बच्चों, चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम लोग डरो मत और ऐसे अचानक से कमरे से बाहर मत निकला करो। सामने कुआं है, गिरने का खतरा रहता है। गिरने का खतरा तो है ही, फिर भी यहाँ रहना हमारी मजबूरी है। हम कहीं और जा भी तो नहीं सकते हैं। इतना कहकर सभी वापस अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्थर के बेड पर और लकड़ी की पुरानी अलमारी वाले कमरे में छुपी शिवानी अपने माथे का पसीना पोंछ रही होती है। अच्छा हुआ इन लोगों ने मुझे देखा नहीं, वरना मैं यहाँ भी छुप नहीं पाती। वैसे ये लोग किस मजबूरी की बात कर रहे थे जो इनको इतनी खतरनाक जगह में रहना पड़ता है? अगर मैं भी कमरे से बाहर निकली तो मुझे भी संभल कर निकलना पड़ेगा। कहीं थोड़ा सा भी पाँव आगे पीछे हुआ तो सीधा कुएं में गिर जाऊंगी। अब थोड़ी देर बाद पूरा परिवार अपने अपने कमरों से बाहर निकलता है और नीलम कुएं से थोड़ी दूर मिट्टी का चूल्हा जलाकर सभी के लिए रोटियां सेकती है।
देखिए, आप में से कोई डरिएगा नहीं। हम बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर हम अपने घर में रहेंगे, पर तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। पूरा परिवार नमक के साथ रोटियां खाकर अपने अपने कमरों में चला जाता है। रात के 2 बजे शिवानी अपने कमरे में पत्थर के बेड पर बैठी होती है। रात के अंधेरे में भागूंगी तो पापा के गुंडे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे और मैं विश्वास के पास पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर शिवानी दूसरी मंजिल से अपने कमरे से बाहर निकलती है। वहीं ठीक शिवानी के कमरे के नीचे पहली मंजिल में अरुण भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और शिवानी के पायलों की आवाज सुनता है। अरे, फिर कुएं में पायलों की आवाज गूंज रही है। सच में कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है? तभी कुएं के पानी में अरुण शिवानी की परछाई देखता है। कुएं में परछाई? अरुण बेटा, लगता है तेरी शामत आ गई है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। पसीने में भीगा अरुण धीरे से मुंडी ऊपर उठाता है और शिवानी को देखता है। अरे, ये तो जिंदा लड़की है, पर ये है कौन और यहाँ क्या कर रही है? मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। अरुण अपने कमरे में छुप जाता है। जैसे ही शिवानी सीढ़ियों से उतरते हुए अरुण के कमरे के दरवाजे के पास आती है, अरुण तुरंत बाहर निकलता है और शिवानी का मुंह अपने हाथों से बंद कर उसे पकड़ लेता है। एकदम चुप! कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम मयूरी की आदमी तो नहीं हो? शिवानी को शांत देखकर अरुण शिवानी का मुंह छोड़ देता है। आदमी दिख रही हूँ मैं तुम्हें, और मैं किसी मयूरी की आदमी नहीं हूँ। मेरे पिता का नाम शिव कुमार है। अरे जो भी हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी शादी से भाग कर आई हूँ। मेरे पापा बहुत अमीर बिल्डर हैं। वो मेरी शादी अपनी हैसियत के बराबर वाले किसी से करवाना चाहते थे, पर मैं विश्वास से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं घर से भाग गई। पर तुम यहाँ आई कैसे और इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मेरे मामा और चाचा ने अपने गुंडों को मेरे पीछे लगाया है, इसलिए मैं रात के अंधेरे में यहाँ से निकल रही थी ताकि उनसे बचकर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच सकूं। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है? ये तुम्हारे पास फोन है? नहीं, मैं तो यहाँ लुढ़कते हुए आ गई थी और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया था, वो भी कहीं गिर गया। ना तुम्हें रास्ता पता है, ना तुम्हारे पास फोन है, तो इतनी रात गई जा कहाँ रही थी मरने? देखो, यहीं छुपी रहो, मैं कल तुम्हें यहाँ से लेकर चलूंगा और तुम 5वीं मंजिल के किसी कमरे में छुपो। उतनी ऊपर मेरे परिवार से कोई नहीं जाता है। इतना कहकर अरुण 5वीं मंजिल के एक कमरे में शिवानी को छुपा देता है। इसी तरह रात बीतती है। अगली सुबह पूरा परिवार कुएं से थोड़ी दूर बैठा होता है। नीलम चूल्हे से चावल उतारती है और सभी को केले के पत्तों में परोसती है। प्रीति बेटी, जरा एक गिलास पानी तो देना। हाँ, अभी देती हूँ। प्रीति कुएं से एक लोटे में पानी निकालकर सभी के बीच रख देती है। मम्मी, आज भी खाने में सिर्फ चावल है क्या? हाँ बेटी, अब अच्छे बच्चे की तरह जल्दी से खा लो। जंगल की लकड़ियां और फल बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि हम में से कोई भी बाजार नहीं जा सकता। इस खाई के बाहर इक्का दुक्का लोग ही होते हैं जो मुझसे लकड़ियां या फल खरीदते हैं, वो भी बहुत कम दामों में, जिसमें सिर्फ चावल या आटा ही हो पाता है। तो हम कर भी कह सकते हैं, अगर हमने बाजार में कदम रखा तो हमारी जान पर बन आएगी। यहाँ तो सिर्फ हमें कुएं से खतरा है। चाहे कुछ भी हो, फिलहाल हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह कुएं के अंदर का घर है और कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूरा परिवार बातें करते हुए सूखे चावल खाते हैं। वहीं अपने कमरे में छुपी शिवानी। इन्हें क्या खतरा है? उस लड़की को भी तो भूख लगी होगी, थोड़ा उसके लिए बचा लेता हूँ। मुझे इस कुएं के पास बैठकर खाने में डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में बैठकर खाऊंगा। इतना कहकर अरुण थोड़ा चावल बचाकर अपने कमरे में चला जाता है और सभी के सो जाने के बाद वो शिवानी के कमरे में चावल लेकर जाता है। ये लो, ये चावल खा लो। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, मैंने कभी सूखा चावल नहीं खाया, और वैसे भी ये तुम्हारा झूठा है। अरे खा लो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अपनी शादी के दिन से भूखी शिवानी चावल लेकर खाने लगती है। तुमने कहा था तुम मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के पास लेकर चलोगे। मैं यहाँ नहीं रह सकती, उसे मेरी चिंता हो रही होगी। इस वक्त सभी अपने कमरे में सो रहे हैं और भैया भी नहीं है, चलो मेरे साथ। अरुण शिवानी को लेकर कमरे से बाहर निकलता है और सीढ़ियां उतरते हुए कुएं से बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार अपने अपने कमरों में पायलों की आवाज सुन रहा होता है। आवाज तो पायलों की है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ खाई से जंगल के रास्ते से होते हुए अरुण एक मेन हाईवे पर आता है, जहां एक पीसीओ में शिवानी को लेकर आता है। इस पीसीओ से अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके यहाँ बुला लो। ये लो कॉइन, एक ही कॉइन है मेरे पास। शिवानी पीसीओ में कॉइन डालती है और विश्वास को फोन करती है। हेलो विश्वास, मैं शिवानी बोल रही हूँ। ओह माय डार्लिंग शिवानी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। आई नो विश्वास, तुम्हें मेरी टेंशन हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें पीसीओ से फोन किया है। मैं अपनी शादी से भाग कर आ गई हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या तुम अपनी शादी से भाग कर आ गई हो?
हाँ, मैं अपनी शादी से भागकर आ गई हूँ। अब तुम जल्दी आओ। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों भाग कर आई तुम अपनी शादी से? अब क्या मैं तुमसे शादी करके घंटी बनाकर अपने गले में टांग लूंगा? ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? प्यार? अरे मैं सिर्फ दौलत से प्यार करता हूँ जो तुम छोड़ कर आ गई हो। अब तुम समझो अपना हाल। दोबारा मुझे कॉल मत करना। और वैसे भी तुम्हारे पापा चाचा बहुत खतरनाक लोग हैं, उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे ही मार डालेंगे। इतना कहकर विश्वास फोन रख देता है। वहीं शिवानी रोते हुए पीसीओ से बाहर निकलती है और दौड़ते हुए गहरी खाई में छलांग लगा देती है। तभी अरुण गिरती हुई शिवानी का हाथ पकड़ लेता है। अरे पागल लड़की, तुम पागल हो गई हो क्या? रोते हुए आई और खाई में कूद गई। विश्वास ने मुझे धोखा दिया। वो मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्यार करता था और वो मुझसे शादी करने से मना कर रहा है। अब मैं क्या करूं? अरुण पूरी ताकत लगाकर शिवानी को ऊपर खींचता है और एक पेड़ के सहारे उसके साथ बैठ जाता है। देखो, जान बहुत कीमती होती है। इस तरह किसी फरेबी धोखेबाज के लिए सुसाइड करना सही नहीं है। देखो, अभी मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करो, तुम अभी मेरे साथ उस कुएं वाले घर में ही छुप कर रहो। नहीं, इससे तुम्हें भी खतरा है। मेरे पापा और मामा के गुंडे मुझे ढूंढते हुए अगर यहाँ आ गए तो वो तुम्हें ही मेरा बॉयफ्रेंड समझकर मार डालेंगे। तुम चिंता मत करो, वहां हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और अगर ढूंढ भी लेता है तो तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर अरुण शिवानी को संभालते हुए वापस कुएं वाले घर में आता है और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ते हुए 5वीं मंजिल के एक कमरे में शिवानी को छुपा देता है। ऐसी शाम होती है। पूरा परिवार कुएं के सामने जमीन पर बैठा होता है। सामने मिट्टी का चूल्हा होता है। जी, आज कुछ कमाई हुई तो है ना? हाँ, थोड़ा आटा मिलाए और 2 प्याज। मम्मी जल्दी रोटी बना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बच्ची, अभी बनाती हूँ। नीलम केले के पत्ते पर आटा गूंथती है और एक मोटे पत्थर को चूल्हे पर चढ़ाकर हाथों से रोटियां बेल कर सेकने लगती है। 2 रोटी उस लड़की के लिए भी बनवा लेता हूँ, वरना वो तो भूखी रह जाएगी। भाभी, आज ना मैं 4 नहीं 6 रोटी खाऊंगा। मेरे लिए 2 रोटी ज्यादा बनाइएगा। यहाँ एक एक रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं और इसे 2 रोटी ज्यादा खानी है। बनाते बहू इसके लिए 2 रोटी। अरे भगवान, क्यों गुस्सा करती हो? जवान बेटा है, भूख तो लगेगी ही। ऊपर से हमारे बच्चे मेहनत भी तो इतनी कर रहे हैं। रोज जंगल से लकड़ियां काटना, पहाड़ चढ़कर हाईवे पर जाकर ग्राहक ढूंढना, भूख तो लगेगी ही। नीलम रोटियां बना दी और सभी रोटी और प्याज खाते हैं। वहीं अरुण अपनी प्लेट से एक रोटी चुपके से दूसरे हाथ में रख लेता है। भाभी, एक रोटी और दीजिए। देवर जी, इतनी जल्दी आपने रोटी खा ली? नीलम अपनी प्लेट में एक रोटी और रखती है। अरुण उसे भी तुरंत अपने हाथों में छुपा लेता है। हाँ भाभी, मेरा पेट तो भर गया। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग भी कमरे में जाकर जल्दी सो जाइएगा। आज को ज्यादा ही नहीं भूख लगी आपको? इतनी जल्दी जल्दी रोटियां खाई जा रहे हैं। अरे तू भी जल्दी जल्दी खा, तुझे किसने मना किया है जल्दी खाने से? इतना कहकर अरुण अपने कमरे में चला जाता है। वहीं पूरा परिवार भी खाना खाकर कुएं में हाथ पांव धोता है और अपने कमरे में सोने चला जाता है। रात के 12 बजे अरुण शिवानी के साथ सीढ़ियों पर पांव लटका कर बैठा होता है और शिवानी रोटी प्याज खा रही होती है। देखो, कभी भी सुसाइड के बारे में मत सोचना। तुमने कोई गलती नहीं की है और मेरी बात मानो। सबके मम्मी पापा अपनी बच्ची से प्यार करते हैं, वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम उनके पास वापस चली जाओ। मेरे पापा बहुत अमीर है, उनके लिए इज्जत ही सब कुछ है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और सबसे पहले तुम्हें मार कर साफ करेंगे, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती। तभी अरुण की नजर शिवानी के चेहरे पर आई पसीनों पर पड़ती है। इस कुएं वाले घर में खतरा तो है, पर यहाँ गर्मी नहीं लगती। तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं? मैंने इतना भारी लहंगा पहना है, इतने सारे गहने पहने हैं, गर्मी तो लगेगी। अपने सारे गहने और खासकर ये पायल एक पोटली में बांधकर अपने कमरे में रख दो। कल मैं तुम्हें एक साड़ी लाकर दूंगा, लहंगे की जगह वो साड़ी पहन लेना। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन दोपहर में शिवानी कुएं के पास अपनी साड़ी धो रही होती है। मिल गई साड़ी, यही साड़ी शिवानी को दे दूंगा। देवर जी, आप जंगल से थोड़ी लकड़ियां लेकर आइए घर का चूल्हा जलाने के लिए। तब तक मैं ये साड़ी छत पर फैला देती हूँ। इतना कहकर नीलम कुएं की सीढ़ियां चढ़कर छत पर आती है और अपनी साड़ी फैला देती है। वहीं थोड़ी देर बाद अरुण चुपचाप छत पर आता है और साड़ी चुराकर शिवानी के कमरे में चला जाता है। कमरे में शिवानी अपने सारे गहनों की एक पोटली बनाकर रखी होती है। ये लो, ये साड़ी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी तो नहीं लगेगी, पर मुझे बहुत प्यास लग रही है। मुझे किसी बर्तन में पानी दे दो, वो मैं कमरे में रखे रहूंगी। जब भी प्यास लगेगी पी लूंगी। हमारे पास खुद पानी पीने के लिए बर्तन नहीं है, अब तुम्हें कहां से बर्तन दूं?
अरे बाबा, तुम जंगल में रहते हो, कहीं नारियल का पेड़ होगा तो नारियल तोड़ लो, पानी भी पी लेना और फिर उसे लोटे की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने एक कार्टून में देखा था। अच्छा आइडिया है, मैं जंगल में कोई नारियल का पेड़ ढूंढता हूँ। इतना कहकर अरुण कुएं वाली घर से बाहर निकलता है और जंगल में ढूंढते हुए एक नारियल के पेड़ के पास आता है और 4-5 नारियल तोड़ता है। शाम को अरुण नारियल लेकर घर आता है। माँ जी, आपने मेरी साड़ी उतारी क्या छत से? बाबू, ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मेरे पाँव कांपते हैं, मैं तो उतनी ऊपर जाती ही नहीं, मैंने नहीं उतारी। प्रीति, तुमने उतारी क्या? नहीं भाभी, मैंने तो नहीं उतारी। वैसे हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और तुमने एक साड़ी गुम कर दी। हाँ, मेरे पास भी सिर्फ 3 साड़ी थी, अब सिर्फ 2 बची है। अरे छोड़ो ना भाभी, 2 साड़ी है ना, एक दिन सीधा और एक दिन उल्टा करके पहन लीजिएगा। ये लीजिए नारियल, पानी पीजिए और फिर इन्हीं में हम भी पानी पियेंगे। अरे वाह, आपके पास भी दिमाग है, ये तो अच्छा आइडिया लगाया आपने। दिमाग तो मेरे पास बहुत है, पर किसी को दिखाना नहीं चाहता था। पूरा परिवार हंसते हुए कुएं के किनारे नारियल पानी पीता है और अरुण एक नारियल में कुएं का पानी भरकर शिवानी के कमरे में दे देता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अरुण हमेशा ज्यादा खाना और ज्यादा पानी शिवानी के लिए घर से लेने लगता है। वहीं देर रात शिवानी से बातें करता है। ऐसे ही एक दिन दोनों कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं और उनके फुसफुसाने की आवाज पूरे कुएं में गूंज रही होती है। ये लोग मेरी बात नहीं मानते, पर यहाँ भी कोई भूत या चुड़ैल है। ये आवाज कितनी फुसफुसाने की है, हो ना हो कोई जरूर कोई यहाँ पे फुसफुसा रहा है। और देवर जी भी आजकल बहुत अजीब हरकतें करने लगे हैं। ऐसे ही एक दोपहर अरुण चुपके से 5वीं मंजिल में जा रहा होता है। तभी नीलम अरुण को देख लेती है। 5वीं मंजिल में तो कोई नहीं रहता, जरूर देवर जी की बढ़ती भूख का राज 5वीं मंजिल में ही है। इतना कहकर नीलम चुपके से अरुण का पीछा करती है और कमरे में शिवानी और अरुण को देखकर सभी घर वालों को बुलाकर उनके साथ शिवानी के कमरे में घुस जाती है। भाभी, आप लोग यहाँ कैसे? नालायक, तूने यह लड़की छुपा कर रखी है और हमें बताया तक नहीं। बताइए देवर जी, कौन है ये लड़की और यहाँ कैसे आई? वो देखिए भाभी, दुल्हन का जोड़ा। नालायक कहीं के, तू शादी के मंडप से लड़की भगा कर लाया है, वो भी इतनी गंभीर परिस्थिति में, ऊपर से छुपा कर रखा है। नहीं, मैं इसे भगा कर नहीं लाया हूँ, ये खुद अपनी शादी से भाग कर आई है। बात तो वही हुई, वो भाग कर आई, चाहे तो भगा कर लेकर आया हो। छुपा कर रखा है ना तूने? नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं शादी के मंडप से भागी हूँ, पर अरुण के लिए नहीं, अपने बॉयफ्रेंड विश्वास के लिए। शिवानी अपनी पूरी कहानी घर वालों को बताती है। मुंह नाक पिता, नाम विश्वास और विश्वासघात करता है, नरक में भी उसे जगह नहीं मिलेगी। बेटी, अब तुम्हें छुप कर रहने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ आराम से रह सकती हो। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ रह सकती हूँ? आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं आंटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे साथ खेलना। हाँ, मैं रोज तुम्हारे साथ खेलूंगी। इतना कहकर सभी कमरे से बाहर निकलते हैं और सीढ़ियां उतरने लगते हैं। तभी शारदा फिसल कर कुएं में गिरने लगती है। तभी शिवानी तुरंत शारदा का हाथ पकड़ लेती है। अरे राघव, वरुण, जल्दी जल्दी अपनी माँ को ऊपर खींचो। सभी मिलकर शारदा को ऊपर खींचते हैं और कांपते हुए पांवों से संभल कर नीचे उतरते हैं। आप लोगों ने यहाँ रहने के लिए कितना कुछ इंतजाम किया है। इस कुएं की सीढ़ियों पर एक रेलिंग भी तो लगवा सकते हैं। यहाँ खाने के पैसे नहीं है, रेलिंग कहाँ से लगवाएंगे? पैसों से नहीं लगवानी रेलिंग, मोटी मोटी लकड़ियों में बेलों को अच्छे से बांधकर उन्हें जमीन में गाड़ देंगे तो गिरने का खतरा कम हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। शिवानी, नीलम, राघव और अरुण जंगल में आते हैं। मोटी मोटी लकड़ियां और बेलें काट कर घर लेकर आते हैं और उन्हें लकड़ियों में मोटी बेल बांधकर सीढ़ियों पर रेलिंग लगा देते हैं। अब मैं कभी नहीं गिरूंगी कुएं में, मजा आ गया। मुझे नहाना है, मैं जब से भाग कर आई हूँ तब से मैंने नहाया नहीं है और लकड़ियां काटकर मुझे और भी ज्यादा पसीना हो गया है। बेटी, हम सभी अपने कमरे में चले जा रहे हैं तो आराम से कुएं के पास नहा ले। मतलब आप लोगों ने कोई बाथरूम भी नहीं बनवाया है? बेटी, अब यहाँ बाथरूम कैसे बनाएंगे? वैसे ही जैसे हमने रेलिंग बनाई है। जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और मेहनत करेंगे। अरुण, तुम मेरे से जंगल चलो, थोड़ी चीजें इकट्ठा करनी है। शिवानी अरुण को लेकर दोबारा जंगल में आती है और 4 बांस, ढेर सारे बड़े बड़े केले के पत्ते और बेलें तोड़कर घर लेकर आती है। इसका क्या करेंगे आप? इन 4 बांसों को खड़ा करके बेलों से बांध दूंगी और बेल में इन बड़े बड़े केलों के पत्ते लगा दूंगी। इससे एक 4 दीवारी तैयार हो जाएगी जिसके अंदर कोई भी आराम से नहाकर कपड़े बदल सकता है। वाह बेटी, तुम्हारे पास तो दिमाग बहुत है। तुमने मिनट में ही हमारे कुएं में गिरने के डर को भी कम कर दिया है और अब हमारे लिए नहाने और कपड़े बदलने के लिए भी एक अच्छी जगह भी बना दी है। आप अपनी बाथरूम में जाकर नहा लीजिए। मेरे पास एक सलवार सूट है, वो मैं आपको लाकर दे देती हूँ।
शिवानी अपनी जुगाड़ू बाथरूम तैयार करती है और कुएं से मटके में पानी लेकर नहाने चली जाती है और प्रीति की दी सलवार सूट पहन लेती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी कुएं के नीचे बैठे होते हैं। आज तो नहीं, 3-4 दिनों से कोई कुछ नहीं खरीद रहा मुझसे। आज भी मुझे पैसे नहीं मिले हैं। इसका मतलब आज हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। ये सब भाभी की वजह से हो रहा है। भाभी ने अगर वो फैसला ना लिया होता ना तो हमें बेघर नहीं होना पड़ता और ना ही हमें इतने खतरनाक जगह आकर रहना पड़ता। छोटी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तू अच्छे से जानती है तेरी भाभी का फैसला सही है, इसीलिए हम सब उसका साथ दे रहे हैं। चाहे हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, पर हम बहू के फैसले का सम्मान करेंगे। अगर आपको इस तरह बाजार में जाने से खतरा है तो आप नकली दाढ़ी और मूंछ क्यों नहीं खरीद लेते? उसे पहनने के बाद आपको कोई नहीं पहचानेगा। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक बार पैसे लगेंगे पर बाजार में एक दिन में ही वो पैसे वापस भी आ जाएंगे। पर फिर भी मैं बाजार में बेचूंगा क्या? जंगल में तो सिर्फ लकड़ियां और थोड़े बहुत फल हैं। आप और भी बहुत कुछ बेच सकते हैं। जंगल में मधुमक्खियों की छत्ती से शहद बेच सकते हैं। ओरिजिनल शहद के लिए लोग अच्छे दाम देंगे और साथ ही इस कुएं में 2-4 मछलियां लाकर डालेंगे। धीरे धीरे मछलियां साथ हो जाएंगी और फिर आप मछली भी बेच सकते हैं। वाह शिवानी, तुम्हारे पास तो बहुत दिमाग है। अगले दिन राघव चेहरे पर कपड़ा बांधकर छुपते हुए बाजार के एक कॉस्ट्यूम की दुकान में आता है। राघव वहां से नकली दाढ़ी और मूंछ खरीदता है और अपने चेहरे पर लगा लेता है। अरे वाह, अब तो मैं भी खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ। अब मैं आराम से बाजार में अपनी चीजें बेच सकता हूँ। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन राघव और अरुण भेष बदलकर मधुमक्खियों के छत्ते से निकाले शहद और फल लेकर बाजार आते हैं। तुरंत ही उनके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, मैं शहद पहचानता हूँ, ये असली शहद है। मुझे ये बर्तन भरकर शहद दे दो। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी ये बर्तन भरकर शहद दे दो। आप लोगों को जब भी शहद लगे बर्तन लेकर आइएगा और मुझसे शहद ले लीजिएगा। इतने शहद के 50 रुपए हुए। ये पके हुए आम भी बहुत ताजे हैं, ये भी खाइए, ये ताजे हैं। तो फिर मुझे ये कच्ची पक्के आम 5-5 पीस दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए, आपके 40 और 30 70 रुपए हुए। इस तरह राघव और अरुण मिलकर सारे शहद और फल बेच देते हैं और बाजार से ही घर वालों के लिए कपड़े, राशन और थोड़ी जरूरतों का सामान लेकर अपने कुएं वाले घर में वापस लौट आते हैं। वहीं कुएं में ढेर सारी मछलियां कूद रही होती हैं। पापा वो देखो, शिवानी आंटी ने कुएं में मछलियां डाल दी है। अरे धन्यवाद शिवानी, तुम्हारी वजह से अब हमारा परिवार पेट भर कर खाना खा पाएगा। अब हमारे पास तेल सब्जियों के पूरे पैसे हैं। अगर आप लोगों को पैसे बचाने हैं तो आप लोग सब्जियां भी खुद ही उगा सकते हो। जो सब्जियां आप लाए हैं उनमें से थोड़ी सब्जियां कुएं के बाहर जमीन में बो दीजिए। अपने आप ये सब्जियां उग जाएंगी, फिर आपके पैसे भी बचेंगे। अगले दिन शिवानी और नीलम कुएं के बाहर जमीन में कुछ सब्जियां बो देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अब परिवार के पास पहनने के लिए नए कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और बर्तन भी होते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। शिवानी घर वालों से घुल मिल जाती है। ऐसे ही एक रात सभी अपने कमरों में सो रहे होते हैं और नीलम और अरुण कुएं के पास बैठे होते हैं। देवर जी सच बताइएगा, आप कहीं शिवानी से प्यार तो नहीं करते हैं ना? भाभी आप ये क्यों पूछ रही हैं? देवर जी, मैंने आपकी आंखों में शिवानी के लिए कुछ देखा है। उसकी बातों पर हंसना, हमेशा उसके साथ रहना, उसकी तारीफ करना। भाभी आप सही समझ रही हैं। पहले तो मैं सिर्फ शिवानी की मदद करना चाहता था, पर अब धीरे धीरे उससे प्यार कर बैठा हूँ। पर मैं उसे ये बात नहीं बता सकता। शायद उसका प्यार पर भरोसा ही उठ गया है। चौथी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ी शिवानी नीलम और अरुण की बातें सुन लेती है और अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। विश्वास ने मेरी दौलत से प्यार किया है, पर अरुण जो मुझे जानता तक नहीं था, उसने अपनी जान का जोखिम उठाकर मुझे अपने परिवार वालों से छुपा कर रखा। और अब उसका पूरा परिवार मुझे इतना प्यार देता है और इतने समय से अपने साथ रखा है। मेरे लिए सच्चा जीवन साथी अरुण ही हो सकता है। ऐसे ही रात बीतती है। अगले दिन कुएं के पास बैठकर पूरा परिवार रोटी, सब्जी, दाल, चावल खा रहा होता है। आप लोगों को मैं कैसी लगती हूँ? बेटी, तू तो बहुत प्यारी है और बहुत समझदार भी है। नहीं, मेरा मतलब अरुण, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? शिवानी, तुम अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अरुण, कल रात मैंने तुम्हारी और भाभी की सारी बातें सुन ली थी। क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। ये जानते हुए भी कि मेरा बॉयफ्रेंड रहा है, जिसके लिए मैं अपनी शादी छोड़कर भाग आई, उसके बाद भी? मुझे पता है तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। जिसे तुम प्यार करती हो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। बेटी, तू कहीं मेरे बेटे से शादी तो नहीं करना चाहती? मैंने कल रात बहुत सोचा, मेरे लिए अरुण से बेटर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। सोच लो बेटी, तुम्हारी परिस्थिति से ज्यादा गंभीर है हमारी परिस्थिति।
उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। अगर आप लोग साथ हो तो मैं आराम से रह लूंगी। अरे बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही तेरी शादी अरुण से करवाएंगे, ताकि अगर कल को तेरे माँ बाप तुझे ढूंढ भी ले तो वो कुछ ना कर पाए। हाईवे के पास एक छोटा सा मंदिर भी है, कल हम वहीं इन दोनों की शादी करवा देते हैं। अरे वाह, चाची की शादी होगी, शिवानी आंटी मेरी चाची बन जाएगी। ऐसी रात बीतती है और अगले दिन शिवानी अपने दुल्हन के जोड़े में तैयार होती है और सारे गहने पहनती है। पूरा परिवार बिना हुलिया बदले कुएं वाली घर से निकलकर पास के मंदिर में आता है। जजमान एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अग्नि के साथ फेरे लें। अरुण साधारण कपड़ों में दुल्हन के जोड़े में तैयार शिवानी को वरमाला पहनाता है और शिवानी के साथ अग्नि के साथ फेरे लेता है। शिवानी और अरुण रामलाल, शारदा, राघव और नीलम का आशीर्वाद लेते हैं। वहीं कलुआ और कालिया रामलाल के परिवार को देख लेते हैं। अरे ये तो वही लोग हैं, आज इनका पीछा करके इनका ठिकाना ढूंढ ही लूंगा और इन्हें मयूरी जी के हवाले कर दूंगा। शिवानी अपने ससुराल वालों के साथ कुएं के घर की तरफ बढ़ती है। वहीं कालिया भी पीछा करते हुए कुएं के अंदर बने 150 कमरे के ससुराल तक पहुंच जाता है और अपने साथियों को फोन करता है। वहीं शारदा, बहू फिलहाल तू इसे ही अपना ससुराल मानकर गृह प्रवेश कर। शिवानी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। वैसे मैं हमेशा सुनती थी दीदी का कोई फैसला है, पर मैंने कभी पूछा नहीं। आखिर आप लोग बेघर कैसे हुए? मैं बताता हूँ। देर रात नीलम अपने परिवार के साथ एक सुनसान सड़क पर चल रही होती है। अच्छा किया बहू, तूने अपनी बुआ सास के पास आने का प्रोग्राम बनाया। मेरा भी बड़ा मन था अपनी बहन से मिलने का। बुआ जी कितनी अच्छी है, उन्होंने सामने से मुझे बुलाया था तो मैंने सोचा क्यों ना पूरे परिवार के साथ चलो। इसी तरह बात करते हुए पूरा परिवार मयूरी के घर की खिड़की के पास पहुंचता है। घर में मयूरी, कल्लू और कालिया के साथ हाथ में चाकू लिए अपनी बहू राधिका और राधिका की 5 साल की बच्ची के सामने खड़ी होती है। ये बुआ जी चाकू लिए इन गुंडों के साथ राधिका दीदी के सामने क्यों खड़ी है? तू मेरे बेटे को तलाक देती है कि नहीं? माँ जी, क्यों आप मेरे घर से बिगाड़ना चाहती है? मैं उन्हें तलाक नहीं देना चाहती। अगर तू मेरे बेटे को तलाक नहीं देगी तो मैं अपने बेटे की अमीर लड़की से शादी कैसे करवाऊंगी? इतना कहकर मयूरी राधिका के पेट में चाकू मार देती है। खून देखकर नीलम की चीख निकलती है और मयूरी और कालिया नीलम को देख लेते हैं। कल्लू, कालिया, पकड़ो इसे। नीलम अपने पूरे परिवार के साथ भागती है और अगले दिन सभी अपने घर के पास पहुंचते हैं, जहां कल्लू और कालिया ने पहले ही कब्जा कर लिया होता है। बहू, तूने मयूरी के खिलाफ कंप्लेन तो कर दी है, पर उसके गुंडों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। पापा जी, हमें इनकी नजर से बचकर यहाँ से भागना होगा, वरना ये हमें भी मार डालेंगे। बुआ के गुंडे हमें भी मारना चाहते हैं। उनसे बचते हुए हम यहाँ पहुंच गए और 2 महीने से हम यहाँ छुपे हुए हैं। कल ही कोर्ट में गवाही है, गवाही देते ही बुआ को जेल हो जाएगी। पर आप गवाही क्यों दे रही हैं? कैसे गवाही ना दूं? उस औरत की एक छोटी सी बच्ची है, न जाने बुआ उसके साथ क्या क्या करेंगी। मैं पीछे नहीं हट सकती। दीदी, मैं भी आपका साथ दूंगी। इतना कहकर पूरा परिवार अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी कल्लू और कालिया अपने 2 साथियों के साथ आ जाता है। गवाही तो तू तब देगी ना जब जिंदा बचेगी। हम तुझे यहीं खत्म करके इसी कुएं में फेंक देंगे। हलवा है क्या जो फेंक देगा? इतना कहकर शिवानी सीढ़ियों से 2 रेलिंग उखाड़कर जोर से कुएं में फेंकती है। पानी की छपाक से गुंडों की पलकें बंद हो जाती हैं और जब गुंडे पलकें खोलते हैं तो सामने कोई नहीं होता है। अरे इतनी जल्दी ये लोग कहाँ गायब हो गए? अरे इतने सारे कमरे किसी में छुप गए होंगे, अब उन्हें कहाँ ढूंढे? तुम लोग उस तरफ जाओ, हम इस तरफ जाते हैं। इतना कहकर कल्लू और कालिया सभी कमरों की तलाशी लेने लगते हैं। वहीं एक कमरे में शिवानी नीलम के साथ केले खा रही होती है। दीदी, आपको पता है केले खाने के बाद बहुत छिलके भी बहुत काम आते हैं। रुकिए, अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर धीरे से शिवानी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और कल्लू और उसके साथी के पास केले के छिलके फेंक देती है, जिससे फिसलकर कल्लू और उसका साथी कुएं में गिर जाता है। अरे कल्लू भाई, अरे तू कुएं में कैसे गिर गया? रुक, मैं तुझे बचाने आता हूँ। कालिया कल्लू को बचाने के लिए कुएं की तरफ बढ़ता है। वहीं शिवानी अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी लगाई रेलिंग से 2 लकड़ियां निकालकर कालिया और उसके साथी के सिर पर फेंक देती है और वो दोनों भी कुएं में गिर जाते हैं। जल्दी सब यहाँ से निकलिए। शिवानी पूरे परिवार को लेकर तुरंत कुएं के घर से निकलती है और पूरा परिवार भागते हुए सीधा शहर के कोर्ट पहुंचता है। रात भर कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में रहकर अगले दिन नीलम मयूरी के खिलाफ गवाही देती है और मयूरी और उसके साथियों को जेल हो जाती है और पूरा परिवार वापस अपने असली घर में आ जाता है। बहू, आज हम सब जिंदा सिर्फ तेरी सूझबूझ और समझदारी की वजह से है, वरना आज हम सभी की लाशें कुएं में तैर रही होती। माँ जी, मैंने तो बस अपने परिवार का साथ दिया है।
तभी शिवानी के माता पिता हाथ में अखबार लिए घर में आते हैं। पापा, इन्हें कुछ मत कीजिएगा, मैं इनके लिए नहीं भागी थी। बेटी, इस अखबार से मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। हमें माफ कर दे। हम अपने अमीरी के नशे में तुझे कभी समझ नहीं पाए। हम बस तुझे आशीर्वाद देने आए हैं। तू अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहे। शिवानी भावुक होकर अपने माता पिता के गले लग जाती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं।